हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स का रिकैप हम आपको एक ही वीडियो में देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ निकल गई है, स्पेशली पार्लियामेंट से, जहां पर आने वाले टाइम पे फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं उनको यहाँ पर लाइसेंसेज लेने पड़ेंगे। एंड अगर उन्होंने लाइसेंसेज नहीं लिए तो उनके अगेंस्ट में बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। साथ में क्रिप्टो बिल यहाँ पर इंडिया में आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसको लेके भी इस वीक हमको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिली। तो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। बट ये सारी न्यूज़ और इवेंट्स के बारे में बात करें उससे पहले लेट्स लुक एट द चार्ट्स एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की वीकली ओपनिंग यहाँ पर हमको $4,000 के डंप के साथ देखने को मिली, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस $44,000 से डंप करके अप्रॉक्सीमेटली $40,500 तक आ गई। एंड अगर हम देखेंगे इसके बारे में भी प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट इट कि अभी अगर करेक्शन का लेवल आता है तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी, तो देखना ये कि $40,500 या फिर $400 का जो जोन है, क्या प्राइस यहाँ पर होल्ड करके बाउंस बैक करती है कि नहीं करती है। जो करंटली अगर हम चार्ट्स में देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जब से करेक्शन यहाँ पर लिया है इस वीक के अंदर, अभी यही एरिया है जहां पर बिटकॉइन प्राइस थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अभी हम $41,000 पर ट्रेड कर रहे हैं वैसे। अब नेक्स्ट मूवमेंट वाइज अगर हम बात करें क्या मूवमेंट आ सकता है, तो इसके बारे में कल का जो अपडेट वीडियो था बिटकॉइन का, एक बार आप उसको डेफिनेटली देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शेयर करी थी। व्हाट कैन पॉसिबली हैपन, जो लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर प्रॉब्ली यहाँ पर एक हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज मूव करके 40,500 पे थोड़ा सपोर्ट बना के एंड फिर बाउंस करके 43,500 700 तक जाए। एंड फिर वहाँ पर देखना है क्या प्राइस का रिजेक्शन फिर से आता है, और जब रिजेक्शन आता है क्या हम फिर से 40,500 पे आके होल्ड करते हैं या इसके नीचे ब्रेक डाउन करते हैं। दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल मूवमेंट दैट आई वांट टू सी। एंड ये जो मूवमेंट है विच आई एम लुकिंग एट, इसका अगर ऑपोजिट होना है तो दो चीज़ें यहाँ पर होनी है। अगर वो हुई तो ये जो मैं यहाँ पर मूवमेंट देख रहा हूँ ये यहाँ पर एक तरह से इनवैलिडेट हो जाएगा। वो यहाँ पर ये है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस, फॉर एग्जांपल अभी हम करंटली यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, पहला सिनारियो ये है कि प्राइस यहाँ पर साइडवेज मूव करे और नीचे ब्रेक डाउन कर जाए, तो जो मैं सिनारियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये इनवैलिडेट हो जाएगा। दूसरा सिनारियो ये कि जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर अगर बाउंस लेती है और हम जाते हैं 43,500 $700 पे, लेकिन हम वहाँ पर रुकते नहीं और प्राइस और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाती है, ब्रेकआउट थोड़ा अच्छा लंबे लेवल का होना चाहिए, 49-50 तक भी मे बी हम चले जाएं, तो यहाँ पर जो ये सिनारियो है वो इनवैलिडेट हो सकता है। तो अगर ये दो केसेस हुए तो ये सिनारियो इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि अभी ये मूवमेंट है विच आई एम लुकिंग एट एंड आई वांट टू सी कि इसी तरह से प्राइस मूवमेंट के हमको देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। एक चीज़ जो इस एनालिसिस के अंदर मेरे को वरी कर रही है कि वो ये है कि करंटली हम $41,000 के पास में है, 40,500 को टेस्ट भी हमने यहाँ पर किया है, लेकिन फंडिंग रेट जो है वो अभी भी इतनी नेगेटिव यहाँ पर नहीं हुई है। लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ऊपर जाएगी, इसलिए लॉन्ग जो है वो ज़्यादा ओपन है कंपेयर टू शॉर्ट्स। तो वो थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट कर देता है कि यहाँ पर प्राइस के अंदर क्या थोड़ा और पैनिक के चांसेस हैं, जहाँ पर प्राइस जो लॉन्ग्स हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाए एंड वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करे, वो एक चीज़ यहाँ पर बन जाती है। इसलिए फंडिंग रेट जो है, जो जब मैं इस तरह के मूवमेंट की बात करता हूँ, इसमें एक चीज़ जो मैच नहीं कर रही है वो ये फंडिंग रेट वाला चीज़ है, विच आई वांटेड कि थोड़ा सा कूल डाउन यहाँ पर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे यूजुअली 0.01% जो होता है वो एक नॉर्मल रहता है फंडिंग रेट, लेकिन अभी हम ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे उसके भी ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा वरी जो है यहाँ पर क्रिएट कर देता है। बट ओवरऑल ये प्राइस मूवमेंट कैसा हो सकता है, किस तरह से आप चीज़ों को प्लान करो। एंड ETF की न्यूज़ जो अभी जनवरी मंथ में आने वाली है, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए एक महीने में न्यूज़ आ जाएगी, उससे पहले भी आ सकती है कि डिक्लाइन करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, वो पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। डिक्लाइन किया तो कैपिटुलेशन या थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन जो है बन सकती है यहाँ पर, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो और अच्छी रैली जो हमको देखने को मिल सकती है जब प्राइस एकदम से ब्लास्ट आउट कर जाए। अब वो एक महीने के अंदर कभी भी हो सकता है कि एक हफ्ते में हो जाए, हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में पता चले, कभी भी हो सकता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी एंड दैट इज़ वन न्यूज़ दैट एवरीवन इज वाचिंग वेरी क्लोजली। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि आपको लगता है कि इस तरह का प्राइस मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है या यू हैव अ डिफरेंट एनालिसिस, डू लेट अस नो। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम सबसे पहले मैक्रो अपडेट देखते हैं कि भाई दुनिया में महंगाई और ये जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर RBI ने करंटली इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा एट 6.50%। साथ में यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर केम आउट एट 3.7%। अगर आप देखेंगे प्रीवियस मंथ से थोड़ा सा यहाँ पर फॉल हुआ है, जहाँ पर प्रीवियस मंथ के अंदर नंबर थे 3.9%। साथ में अगर आप देखेंगे इस कमिंग वीक के अंदर यहाँ पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर और उसके बाद फेडरल रिजर्व इस बार इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखती है या उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते कि नहीं आते, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर देखने का। लेकिन ओवरऑल पास्ट फ्यू मंथ से जो मैक्रो अपडेट्स आ रहे हैं वो थोड़ा एक बेटर इंडिकेशन दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी अब थोड़ी सी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो थोड़े मैक्रो अपडेट थोड़े बेटर आ रहे हैं इन अ वे विच इंडिकेट्स कि आने वाले 1-2 साल के अंदर फाइनेंशियल मार्केट थोड़े बेटर यहाँ पर रह सकते हैं अगर नंबर्स इसी तरह से यहाँ पर रहे।
बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी करंटली पार्लियामेंट के अंदर विंटर सेशन चल रहे हैं। विंटर सेशन के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। अब अगर आप देखेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंडिया के अंदर अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT गाइडलाइंस आई है तो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर लागू होती है और क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। तो उसी को लेकर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो एग्जिस्टिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT रूल्स है यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए इंडिया के अंदर, ये फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर भी लागू होते हैं जो इंडियन मार्केट को यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोसेस को चालू कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस को अगर वो इंडिया के अंदर सर्विस देना चाहते हैं उनको रजिस्टर यहाँ पर करना पड़ेगा और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऐसे अगर कोई भी ऑफशोर एक्सचेंजेस पाए जाएंगे जो यहाँ पर नॉन कंप्लायंट है और चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ मंथ से हम यहाँ पर बात करें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर लाइसेंसेस का जो प्रोसेस है चालू हो चुका है कि अगर एक्सचेंजेस को सर्विस करना है उनकी कंट्री में लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ सूनर और लेटर इंडिया के अंदर भी यहाँ पर आएगी। अब आप देखेंगे फाइनली इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट आ चुकी है कि इंडिया के अंदर भी ये लाइसेंस वाला जो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो आने वाला है, जिसके लिए इन्होंने एक लिस्ट भी पब्लिश करी है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे बड़े बड़े एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गए और बाकी ऑफशोर एक्सचेंजेस हो गए वो अभी करंटली रजिस्टर्ड यहाँ पर नहीं है। तो अब आने वाले टाइम पे उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा और अगर वो नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लायंट लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा और उनको रोका जाएगा कि वो सर्विस इंडिया के अंदर नहीं दें, जैसे यूके के अंदर हो रहा है, यूएस के अंदर हो रहा है, बाकी कंट्रीज में हो रहा है। तो वही फाइनली चीज़ जो है अब हमको इंडिया के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर Web3 को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री का ओवरऑल स्टांस जो था काफी पॉजिटिव था, जहाँ पर दे वर टॉकिंग अबाउट इट कि इट्स द फ्यूचर इनोवेशन एंड इसको लेकर इंडिया के अंदर देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो क्रिप्टो स्पेस में अगर हम ओवरऑल देखेंगे, हमने हर साल हम कवर करते हैं किस तरह के डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हुए हैं। विद टाइम धीरे धीरे पहले काफ़ी नेगेटिव थे, लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी फोकस्ड एंड चीज़ें जो है इवॉल्व हो रही है, मतलब वो ब्राइट साइड भी उसका देख रहे हैं। जहाँ पर लास्ट ईयर हमको देखने को मिला था कि जितना सख्ती लगा सकते थे क्रिप्टो स्पेस के ऊपर वो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई, एंड अब उसके बाद वो देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हम मिस आउट करें, कहाँ पर चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि G20 नेशन की जो मीटिंग हुई जिसके अंदर इंडिया ने प्रेसिडेंसी एज्यूम करी थी इस साल, वहाँ पर उनको काफ़ी व्यू पॉइंट मिला बाकी कंट्रीज़ का, वो क्रिप्टो को किस तरह से देखते हैं। अगर आप देखेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी पूरा जो स्टांस है काफ़ी चेंज हो गया है, जहाँ पर दे आर ऑल्सो लुकिंग कि इस क्रिप्टो के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, जहाँ पर एक टाइम पे तो क्रिप्टो को बैन करने की बात होती थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करती है कि आगे मूव फॉरवर्ड करना है, रेगुलेशन इज़ द राइट वे। बैनिंग करना मतलब वो उल्टा खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो के साथ वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो इसी कारण से अब G20 के जो रेगुलेशन गाइडलाइंस आ चुके हैं, रोड मैप, वही सारी कंट्रीज इंप्लीमेंट करी, जिसमें से एक लाइसेंस वाला पार्ट उनकी गाइडलाइंस में से आता है, जो बाकी कंट्रीज ऑलरेडी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया पिछले काफ़ी मंथ से। इंडिया भी अब उस चीज़ को आने वाले टाइम पे यहाँ पर फॉलो करेगा, और भी रोड मैप में चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पे यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी। अब उसी चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के अंदर ठीक है गाइडलाइंस वगैरह आ रही है, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्रिप्टो बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ है, उसको लेके लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है। इसलिए क्रिप्टो बिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को लेके इंडिया ब्लॉकचेन वीक के अंदर कॉइनडेस्क ने यहाँ पर जैन सिन्हा जो चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस है उनसे पूछा, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आने वाले 18 महीने के अंदर हमको कोई क्रिप्टो बिल यहाँ पर देखने को मिले। और उनका इंडिकेशन भी यही था कि ऑलरेडी G20 की मीटिंग हो चुकी है, कैसे हमको क्रिप्टो को लेके क्या रेगुलेशन आगे लेके आना है, उसके लिए क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, वो सबको एक लिस्ट मिल चुकी है कंट्रीज़ को, किसको क्या इंप्लीमेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें जब इंप्लीमेंट होंगी उसके बाद हमको चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिक कंट्री रेगुलेशन आई डोंट फील अभी यहाँ पर आएगा। इट्स मोर अबाउट सारी कंट्रीज की ग्लोबल रेगुलेशन कैसे लेके आएंगे। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हर बार बात करती है कि सारी कंट्री को साथ में रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा, एक कंट्री के रेगुलेशन से काम यहाँ पर नहीं चलेगा। इसलिए G20 की मीटिंग के अंदर जो गाइडलाइंस आई हैं वही सारी कंट्री जो है वो इंप्लीमेंट करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ में ये कि 18 महीने तो लगेंगे नया बिल आने में, लेकिन क्रिप्टो को लेके इंडिया में बिजनेस कैसे किया जाए। अगर कोई इनोवेट करना चाहता है, कोई चीज़ बिल्ड करना चाहता है, कुछ बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी उस चीज़ को है नहीं। इतने सारे लूप होल्स, इतनी सारी प्रॉब्लम है, वी हैव नो आइडिया। एंड इसी के कारण अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर से जो टैलेंट है और जो इनोवेट कर सकते हैं चीज़ों को, वो मूव आउट करके दूसरी कंट्री के अंदर चीज़ों को बना रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। एक तो टैलेंट मूव आउट हो ही रहा है, साथ में इनोवेशन जो बन सकता है वो भी यहाँ पर जा रहा है। आज के डेट में आप देखेंगे जितने भी स्टैब्लिश प्रोजेक्ट विच केम आउट ऑफ इंडिया, वो आज के डेट में इंडिया में बेस्ड है ही नहीं, वो बाहर की कंट्रीज़ में जाके चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। और अभी जो अपकमिंग इनोवेशन भी आ रहे हैं वो भी इन प्रोसेस हैं, जहाँ पर वो भी ये प्लान कर रहे हैं कि इट्स बेटर कि हम बाहर मूव करके करें, वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा बेटर यहाँ पर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन क्लैरिटी कि अगर आपको
कोई क्रिप्टो बिल्डअप करना है, कोई प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे हो, कोई चीज़ आपको इनोवेट करनी है, तो क्रिप्टो स्पेस को लेके क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से चीज़ों को आपको करना है, क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, तो वो एक बेटर होगा, जिसको लेके क्लैरिटी अभी यहाँ पर नहीं है। तो वी होप आने वाले टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि इंडिया इतना टाइम ले लिया जाए कि इंडियन जो इनोवेशन इंडिया के अंदर हो सकता था, जो निकल के आ सकता था, नेक्स्ट गूगल वगैरह ऐसी कोई चीज़ बन सकता था, वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर मूव आउट हो चुके हैं, और उसके बाद फिर हम बोलेंगे देखो इंडिया के बंदों ने बाहर की कंट्री में जाके यहाँ पर बनाया। सो लेट्स होप कि क्लैरिटी जो है वो आने वाले टाइम पे यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर दे। बट व्हाट डू यू थिंक, कि आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर क्लैरिटी दे पाएगी आने वाले इस 2024 के अंदर, या फिर आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट विल वेट कि बाकी कंट्री सारी चीज़ें कर लें एंड देन उसको फॉलो करके इंप्लीमेंट करेंगे? जैसे लाइसेंसेज वाली चीज़ बाकी कंट्री ऑलरेडी कर चुकी है, अब इंडिया भी उसको यहाँ पर कर रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, प्रीवियस बेयर मार्केट के अंदर माइकल सेलर जो काफी हैवी बाइंग कर रहे थे बिटकॉइन की हर लोकल टॉप के ऊपर, और साथ में यहाँ पर एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट, जिनको काफी क्रिटिसाइज किया गया जब उन्होंने बोला कि एल सल्वाडोर भी यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, फाइनली उनके पोर्टफोलियो, जबकि उन्होंने बाइंग जो वो बेयर मार्केट में करी है जहाँ पर प्राइस बार बार नीचे कोलैप्स हो रही थी, अब दे आर फाइनली ग्रीन, जहाँ पर एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया कि उन्होंने 100% उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर कर लिया है एंड करेंटली उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा है बाय $3.62 मिलियन। साथ में अगर आप देखेंगे माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी, वो करेंटली 2 बिलियन के अनरियलाइज प्रॉफिट पे सेट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की कि एल सल्वाडोर को लेके IMF और जितने भी यहाँ पर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट को लेके उनको डाउट किया था और बोला था कि बहुत बड़ी मिस्टेक जो वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंडियन यहाँ पर आप देख सकते हैं एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ढीठ हॉल्डिंग यहाँ पर करी, एंड फाइनली इतने टाइम तक जो लॉस में उनका पोर्टफोलियो चल रहा था, अब फाइनली जाके वो यहाँ पर प्रॉफिट में आ गया। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम स्पॉट ETF की बात करेंगे। तो ब्लैक रॉक और बिटवाइज ने अपडेट करा अपनी S1 की फाइलिंग, विच गिव्स एन आइडिया कि यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन को वो बार बार अपडेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनके काफी ज्यादा कॉन्वर्सेशन यहाँ पर SEC के साथ हो रहे हैं, एंड प्रॉब्ली अप्रूव होने से पहले ये सारी चीजें होना एक काफी अच्छा इंडिकेशन होता है। ऐसा एनालिस्ट का बोलना है कि अगर इतने कॉन्वर्सेशन और अपडेट हो रहे हैं, इसका मतलब जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो अभी फुलफिल यहाँ पर हो रही है, एंड फाइनली वो चीज़ जो है आने वाले टाइम पे यहाँ पर पास हो सकती है। अब उसी चीज़ को लेके वी हैव टू सी कि यहाँ पर आर्क इन्वेस्ट का जो जनवरी मंथ के अंदर उनका ETF ड्यू होने वाला है, क्या वो यहाँ पर पास होता है या फिर उसको डिक्लाइन करके मार्च के अंदर जाके फाइनली सारे ETF जो अप्रूव होंगे, जहाँ पर फाइनल डेडलाइन ब्लैक रॉक और बाकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जिनकी ETF एप्लीकेशन है वो भी वहाँ पर ड्यू होती हैं। तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट वील हैव टू सी, बट ऑल दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि सूनर और लेटर यहाँ पर बिटकॉइन ETF जो है यहाँ पर अप्रूव हो सकता है, एंड पॉसिबली इस राउंड के अंदर, मतलब मार्च से पहले जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे इस बार ब्राज़ील का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जिसका नाम है इताऊ यूनिबैंको, वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पर लॉन्च करने का अपने यूजर्स के लिए थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम की जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर पॉसिबल होगी, और आने वाले टाइम पे और भी क्रिप्टो एसेट जो हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं यूके की। तो यूके ने अपनी FCA वार्निंग लिस्ट के अंदर अब यहाँ पर ऐड कर दिया पॉलिनिक्स को। अगर आप देखेंगे पॉलिनिक्स भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, एंड यूके की जो FCA लिस्ट है वो बेसिकली यहाँ पर एक लिस्ट इसलिए बनी हुई है दैट गिव्स एन आइडिया कि ऐसे कौन से एक्सचेंजेस है जिन्होंने लाइसेंसेज नहीं ले रखे हैं, और ले रखे हैं तो लॉस को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जिसमें बाइनेंस वगैरह बाकी भी थे जो कोशिश कर रहे हैं लाइसेंसेज यहाँ पर पाने की, तो अब उसके अंदर पॉलिनिक्स भी ऐड हो गया कि उनको भी लाइसेंसेज वगैरह लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते और फिर भी सर्विस करें यूके के अंदर तो दे आर ब्रेकिंग द लॉ, और उनके अगेंस्ट में एक्शन जो है यहाँ पर हो सकता है। तो सिमिलर चीज जो हमको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगी जैसा यहाँ पर हो रहा है ना, मतलब दिस हैज बीन हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो सॉर्ट ऑफ समथिंग सेम। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान ने ब्लॉक किए 980 नॉन लाइसेंस क्रिप्टो एक्सचेंजेस। इन एक्सचेंजेस को ब्लॉक करने का रीजन ये उनका ये बोलना है कि ये जो एक्सचेंजेस है उनकी कंट्री के अंदर सर्विस प्रोवाइड करे थे विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, तो इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर उनको ब्लॉक किया, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं बाइनेंस, बायबिट, अपबिट और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म। तो कजाकिस्तान भी शायद अब मूव कर रहे हैं कि उनकी कंट्री में भी अगर आपको सर्विस देनी है तो लाइसेंसेज यहाँ पर लो। तो ये ऑल ओवर द कंट्री जो है हमको ये चीज़ जो है होते हुए देखने को मिल रही है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ट्विटर के एक्स CEO या फिर फाउंडर जैक डॉर्सी जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर रिजाइन कर दिया था, अगर आप देखेंगे उनकी कंपनी ब्लॉक उसने यहाँ पर लॉन्च किया फाइनली बिट की बिटकॉइन वॉलेट, एंड ये बेसिकली एक हार्डवेयर वॉलेट है जो जैक डॉर्सी जिसके ऊपर काफी टाइम से काम कर रहे हैं कि एक नॉन कस्टोडियल यहाँ पर एक हार्डवेयर वॉलेट होगा जिसके ऊपर अगर आपने क्रिप्टो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रिप्टो रख पाएंगे। तो उसको फाइनली उन्होंने यहाँ पर उनको लॉन्च कर दिया, जहाँ पर उनके मेजर पार्टनर हैं कॉइनबेस और कैश ऐप। कैश ऐप तो यहाँ पर एक तरह से जैक डॉर्सी की कंपनी यहाँ पर हो गई, बट अब देखना ये है कि यहाँ पर जो ये नया वॉलेट आया है जैक डॉर्सी का जो वॉलेट है, क्या ये अभी एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर जो हैं लेजर या ट्रेजर उनको ओवरटेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वील हैव टू वेट एंड सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, टेथर जो इशू करते हैं यहाँ पर USDT, उन्होंने यहाँ पर फ्रीज कर दिए सारे के सारे OFAC सैंक्शन वॉलेट्स। OFAC अगर आप देखेंगे US ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पर ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स को देख रहे हैं जो इलीगल एक्टिविटी में या किसी गलत काम के अंदर यहाँ पर यूज हुए हैं या उसके अंदर लिंक्ड है, तो उनको वो यहाँ पर सैंक्शन लिस्ट के अंदर डाल देते हैं कि ये वॉलेट जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो उसी को लेके यहाँ पर वॉलंटरी जो एक्शन है टेथर ने
लिया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि OFAC वाले जो भी वॉलेट्स हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं सैंक्शन लिस्ट के अंदर तो उसको तेथर यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमन उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी कि अगर उनके हाथों में होता क्रिप्टो को शट डाउन करना, अगर वो गवर्नमेंट होते तो वो क्रिप्टो को यहाँ पर कब का शट डाउन कर चुके होते। उन्होंने बोला सिर्फ ट्रू यूज क्रिप्टो का है क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर, इसलिए वो यहाँ पर यूज होता है। We've been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case. मतलब जेमी डायमन जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है स्टार्टिंग से, वो क्रिप्टो को लेके काफ़ी उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बोले हैं और अभी भी उनका स्टांस जो है यहाँ पर सेम ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज़ ये है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि इलीगल एक्टिविटी और गलत चीज़ों के लिए यहाँ पर क्रिप्टो यूज़ होता है। तो साल 2000 से लेके अभी तक उनके ऊपर टोटल $29 बिलियन तक का फाइन लगा है बिकॉज ऑफ वायलेशन, जहाँ पर किसी फ्रॉड के अंदर या किसी गलत काम के अंदर या चीज़ों के अंदर, मतलब उन्होंने रूल्स को वायलेट किया है। इस कारण इतना बड़ा उनके ऊपर चार्ज जो खुद लग चुका है। तो जिनकी कंपनी के ऊपर खुद इतना बड़ा चार्जेस यहाँ पर लग चुका है, आज की डेट में खुद वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो जो है वो गलत काम के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। तो वो काफ़ी आयरॉनिक जो है यहाँ पर बन जाता है। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीकली अपडेट्स डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड बाकी चीज़ों के बारे में भी बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।